नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार के साथ निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी लाइफ हाई पर है और ऐसे में सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स में जमकर निवेश आ रहा है। कंपनियां भी लगातार नए नए फंड्स लॉन्च कर रही हैं, इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अभी फंड मैनेजर्स का फोकस कहां है और आपको कौन से एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर में पैसा लगाना चाहिए। यही समझाने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी भी हैं शो में। आइए शुरू करते हैं हमारे एक खास शो, नए फंड्स का फंडा। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर बार कुछ नया आप निवेशकों के लिए लेकर आते हैं और स्पेशली ये तो भरपूर तेजी वाला बाजार है, नए हाई बन रहे हैं। तो इस नए हाई में ये नए फंड्स पर नया शो कौन सा है, क्या है, जरा बताइए इसके बारे में। पिछले 2 महीनों में कई सारे नए फंड मार्केट में आए। हर म्यूचुअल फंड अपनी अपनी अलग अलग तरह की स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि चूंकि नई स्कीम्स जो भी आती है वो 8 पार होती है, 10 रुपए की फेस वैल्यू पर होती है। बिल्कुल। पुराने फंड है, उनकी एनएवी कई गुना बढ़ गई हैं, राइट, क्योंकि मार्केट बढ़ा है। तो दर्शकों के मन में ये हमेशा रहता है कि हम 10 रुपए की एनएवी वाला कोई फंड मिल जाए तो अच्छा रहे, उसमें हमारे पैसे ज़्यादा बनेंगे। हालांकि ये सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो नए फंड के बारे में, अच्छा, नई थीम के बारे में कुछ ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनका विश्लेषण किया जाए। तो अभी हाल ही में फरवरी के महीने में जो फंड्स बंद हुए हैं और अभी मार्च के महीने में जो बंद होने जा रहे हैं या हो रहे हैं, उन फंड्स का हमने पूरा आपके सामने विश्लेषण करने की कोशिश की। तो इसमें ढेर सारे मौके मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के फंड में। और 2 तरह के फंड होंगे दीप। एक प्योरली इक्विटी फंड्स हैं, है तो वैसे सारे इक्विटी फंड, लेकिन एक वो फंड है जो अलग अलग तरह के फंड है, और दूसरे जो एक्टिव फंड है, और दूसरे हैं पैसिव फंड, यानी कि जो इंडेक्स में पैसा लगाते हैं उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो इंडेक्स ट्रैक कर रहे हैं। तो मैंने दोनों तरह के फंड्स को चुना है इसमें, जिसमें आपको एक्टिव फंड्स पे भी राय देंगे और पैसिव फंड्स पे भी राय देंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पसंद के फंड्स कौन से हैं जहां पर अगर आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। अंडरस्टूड सर। तो चलिए एक एक करके इन फंड्स की बात करते हैं। न्यू फंड्स की बौछार रही है इस बाजार में, कई सारे ऑप्शंस पिछले कुछ महीने में आए, कई सारे ऑप्शंस और भी आ रहे हैं। तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है इन सारे नए फंड्स को समझने के लिए और फिर अपने रिस्क के हिसाब से उनमें पैसे लगाने के लिए। पहला फंड सर, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जरा इसके बारे में बताएं। पहली बात तो ये कि ये फंड अभी तक खुला हुआ है। इसका एनएफओ न्यू फंड ऑफर 5 मार्च को बंद होगा। अब जैसा कि इसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये कि एक से ज़्यादा एसेट्स में, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। एसेट से मतलब क्या होता है, जैसे इक्विटी एक एसेट है, डेट फिक्स इनकम एक एसेट्स है, रियल इस्टेट एक एसेट होती है, गोल्ड एक एसेट होती है, सिल्वर एक एसेट्स होती है। तो इस तरह से अलग अलग एसेट्स होते हैं, इन्वेट्स होते हैं, रीट्स होते हैं। सो मल्टी एसेट एलोकेशन मतलब मल्टी एसेट्स में पैसा लगाना। कैसे? अब इस फंड का मैंडेट क्या है? 30 से लेकर 80% तक का पैसा इसका जाएगा इक्विटी में। मिनिमम किसी भी वक्त 35%, मिनिमम किसी वक्त 35% इक्विटी में रहेगा, हाईएस्ट 80% तक जाएगा। डेट में यानी कि फिक्स इनकम में 10 से 55% की रेंज रहेगी। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर दोनों में ये 10 से 30% तक का निवेश कर सकता है। रीट्स और इन्वेस्ट में 0 से 10% तक का। अब आप अगर टोटल करने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा अरे टोटल तो 200 से ज़्यादा 200-250 जा रही है। ऐसा नहीं है, ये रेंज है। जैसे इक्विटी की 35 से 80% है, तो 80% मैक्सिमम जाएगा, तो नेचुरली बाकी की कम हो जाएगी। जैसे गोल्ड और डेट में 10% और 55 है, गोल्ड में 10, तो अगर 80 इक्विटी में पहुंच गया तो 10 गोल्ड में होगा, 10 आपका डेट में होगा, क्योंकि इन्वेस्ट में 0 है। हो गई ना 100 की रेंज बराबर। नीचे वाली रेंज अगर आप गिनेंगे तो 100 से ऊपर नहीं जाएगी, चिंता न करें। तो ये आपके लिए महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी एसेट फंड, जो आपके लिए मल्टी एसेट्स में अलग अलग एसेट्स में करेगा। ये फंड अभी खुला हुआ है, 5 तारीख को बंद होने वाला है। अब मेरी पसंद का है या नहीं है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि एक बार मैं पहले आपको सारे फंड बता दूं। इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एंट्री लोड बिल्कुल भी नहीं है, एग्जिट लोड सिर्फ ½ है, वो भी तब जब अगर आप 3 महीने के भीतर पैसा निकाल लें या स्विच कर लें या निकाल लें। अगर 3 महीने के बाद करेंगे तो कोई फंड में लोड नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया है सर। चलिए, ये आपके लिए ऑप्शन, जैसा अनिल जी का एंड में आपको अनिल जी अपने फेवरेट फंड्स भी बताएंगे। क्वांटम का भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है सर, जरा इसके बारे में बताएं। देखो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं, अलग अलग एसेट्स में लगाते हैं। अब फर्क क्या होता है, एक फंड से दूसरे फंड में वो परसेंटेज कितना आप किस फंड में लगा रहे हैं, किस एसेट में लगा रहे हैं, इतना ही फर्क है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं। तो इसकी खास बात बता दूं, उससे मैं आपको महिंद्रा मैन्युलाइफ से कंपेयर भी कर दूंगा ताकि दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा। ये 1 मार्च को बंद हो गया। इसकी रेंज अलग है,
इक्विटी में 35 से 65%, महिंद्रा मैन्युलाइफ 35 से 80% था, तो ये इक्विटी में थोड़ा कम एग्रेसिव है। राइट। 35 से 65% इक्विटी में, 25 से 55% डेट में, तो मिनिमम इसका 25% तो डेट में रहेगा ही रहेगा। गोल्ड में 10 से 20% है। ठीक है। तो ये इसका आपके पूरा का पूरा ये हो गया। तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स जो है इसके 3 ही एसेट में है, ये इन्वेस्ट में पैसा नहीं लगा रहा। ओके, गॉट इट। ये क्लियर समझ लीजिए। तो इन 3 के बीच में इसकी पूरी 100% जो भी बननी बनेगी। अब इसमें एग्जिट लोड 1% है, अगर आप 90 दिन के भीतर 3 महीने थैंक यू हो जाते हैं तो, और वही 3 महीने वाली बात है। और नहीं, अगर 90 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो कोई एग्जिट लोड वगैरह देने की जरूरत भी नहीं है। तो ये एक और है। सिर्फ इसमें और महिंद्रा मैन्युलाइफ में एक ही फर्क है, महिंद्रा मैन्युलाइफ इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगाने की बात कर रहा है, क्वांटम मल्टी एसेट फंड थोड़ा सा पैसा कम लगाने की बात कर रहा है। क्लियर है सर, बट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही मल्टी एसेट फंड्स हैं। अगला इंटरेस्टिंग है और ये फोकस्ड फंड है सर, कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये क्या है? इसके नाम में लिखा है। पहली बात तो कैनरा रोबेको जो है वो इनसे लॉन्च कर रहा है, कैनरा बैंक और रोबेको के बीच में जो इनका फंड का वो है, जैसा नाम बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग फंड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फंड का मतलब क्या है? ये पैसा जो लगाएगा तो इक्विटी में, ये सेक्टोरल फंड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रैक करने वाला फंड है। अब ये कहाँ पैसा लगाया? ये पैसा लगाएगा उन सारी कंपनियों में जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। राइट। सीधे सीधे, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल एसीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, करेक्ट। सो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनियों में पैसा लगाएंगे। कितना? 80 से 100%। वाओ। 80 से 100%। पूरा का पूरा पैसा ये इक्विटी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखो इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड, करेक्ट। तो पूरा का पूरा भी डाल सकते हैं, मिनिमम 80% तो रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मिनिमम 80%। मिनिमम 80%। 80% तो रहेगा ही रहेगा। अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग फंड है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैच है, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी दे ये दूसरी कंपनियों में 0 से 20% डाल सकते हैं। दूसरी मतलब जैसे अगर इनको लगता है मैन्युफैक्चरिंग तो ये ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी है, समझो कभी मन हो गया कि एक आईटी शेयर भी ले लेना, राइट, तो 20% तक की छूट है, रहेगा इक्विटी में। पैसा डेट में कम जाने रहेगा इक्विटी में, लेकिन इसमें दूसरी कंपनियों में भी 20% जाने का स्कोप है। दूसरा एक स्कोप और दिया है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी। डेट में 0 से 20%, अगर चाहे तो 20% तक डेट में जा सकते हैं। रीट्स और इंडस्ट्री में भी 0 से 20% जा सकते हैं। सो मिनिमम 80% रहेगा इनके पास पैसा। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा 20% दूसरा इक्विटी में भी चाहे तो डाल सकते हैं, डेट में डाल सकते हैं, इन्वेस्ट में डाल सकते हैं। तो जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं उसको कैप्चर करने। अच्छा, इसका भी मैं बताऊं, अगर 1 साल के भीतर इसमें थोड़ा सा फर्क है। 90 दिन के भीतर निकलते तो वहाँ एग्जिट लोड था, यहाँ पर 1 साल। ओके, मतलब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बनाना है, समझ लो। समझ गया, है ना? तो आपको मिनिमम 1 साल रखना है। 1 साल के पहले बाहर निकलेंगे तो लोड लग जाएगा 1%, ये ध्यान रखिए। समझ गया सर, ठीक है। एक और ऐसे ही सेक्टोरल फोकस्ड फंड है सर, ईडलवाइस का टेक्नोलॉजी फंड। तो जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग वाला था, ये टेक्नोलॉजी वाला है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या व्यू है? देखो, सेम इसमें भी वही सिचुएशन है जो सेक्टोरल फंड का है। एक चीज़ इससे पहले कि मैं आपको एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड बताऊं, या अभी जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात की, कुछ और फंड ही आने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि सेक्टोरल फंड की क्या खास बात है। लेकिन पहले एक बार चलो, आपने टेक्नोलॉजी फंड की बात की, तो एक बार जितने सेक्टोरल फंड है वो हो जाए, उसके बाद मैं सेक्टोरल फंड की खास बात बता देता हूँ। पहली चीज, ये इसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाएगा, और ये सेक्टर कौन सा है? टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियों में पैसा लगाएगा एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड। ये बंद हो गया 28 फरवरी को बंद हो चुका है ऑलरेडी। बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लगा सकते। वो बंद होने के बाद ओपन एंडेड फंड होता है, वापस से एनएवी बेस पे आपको रोज बाय सेल आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि 28 फरवरी को बंद हो गया तो अब क्यों दिखा रहे हो भाई, हम तो लगा ही नहीं पाएंगे पैसा। कोई टेंशन नहीं, बंद हो गया तब भी आप अब भी एनएफओ के बाद हमेशा एनएवी बेस खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो कंपनियां जितनी भी है आईटी सेक्टर की, करेक्ट, 80 से 100% इन्वेस्टमेंट उनमें जाएगा। यहाँ भी एक छूट है कि अगर कभी आपको लगे कि नहीं यार टेक्नोलॉजी सेक्टर में नहीं डालना, मुझे थोड़ा तो मुझे कहीं दूसरा डालने की जगह दो, तो 20% तक का आपका पैसा फंड का दूसरे सेक्टर्स में भी जा सकता है। भले टेक्नोलॉजी, कल को अचानक से टेक्नोलॉजी फंड में आपको कोई ऐसा स्टॉक दिख जाए जिसका दूर दूर तक टेक्नोलॉजी से आईटी से लेना देना नहीं है, और आप बोला अरे भाई ये क्या,
तुमने तो हमें बोल के लिया था कि टेक्नोलॉजी फंड में लेंगे, ये तो किसी और सेक्टर में जा रहा है। 20% की इनको छूट है। तीसरी बात, सेम डेट में ये भी 0 से 20% तक का पैसा डेट में रख सकते हैं, 0 से 10% तक का पैसा ये भी रख सकते हैं आपके इन्वेस्ट में, अगर लगे तो रीट्स और इन्वेस्ट में भी डाल सकते हैं, ताकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे। जहाँ तक सवाल एग्जिट लोड का है, यहाँ पर भी सिंपल सी 90 दिन तक जीरो, नो एग्जिट लोड। 90 दिन के बाद जीरो है। 90 दिन के पहले पहले अगर आप रिडीम करते हैं या स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। ये सिंपल सी चीज़ है। कई बार मैं हर बार एग्जिट लोड इसलिए भी बता रहा हूँ, जबकि कई बार क्या होता है कि आप हड़बड़ी जल्दबाजी में बेचने लगते हैं, तो एग्जिट लोड का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, टैक्सेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों तरह से ध्यान रखें। ध्यान रहे ये इक्विटी फंड है, कैनरा रेबोको मैन्युफैक्चरिंग भी इक्विटी फंड है, ये एडलवाइज भी इक्विटी फंड है। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट मिलता है वो 1 साल के इन्वेस्टमेंट पे ही मिल जाता है। तो आपको 1 साल रखने पे ही आपको टैक्स कम लगता है। टैक्स कम लगता है। बरोड़ा BNP पारिबा इनोवेशन फंड, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे नाम में इसके इनोवेशन, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाए जो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनोवेशन की थीम से जुड़ी है। 28 फरवरी को फंड बंद हो चुका है। सेक्टरल इक्विटी फंड ये भी है, ठीक है। इक्विटी में ये पैसा लगाता है कम से कम 80 से 100% मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। डेट में 0 से 20% है, रेट्स इन्वेस्ट में 0 से 10% है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है जो दूसरों में नहीं है, ये घरेलू म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स हैं, दूसरे फंड, उनकी स्कीम्स में भी पैसा लगा सकता है। अच्छा। इसको लगता है कोई दूसरा फंड की कम मुझे तो 0 से 10% वो भी ले सकता है। एडलवाइज टेक्नोलॉजी फंड में भी है, दूसरी म्यूचुअल फंड की स्कीम में वो 0 से 20% लगा सकते हैं। तो जो अगर इनको लगता है कि डायरेक्टली हमें कोई स्टॉक नहीं लेना है दूसरे फंड का, फॉर एग्जाम्पल 80% इन्होंने डाल दिया टेक्नोलॉजी रिलेटेड, राइट। अब 20% की इनके पास छूट है, कोई दूसरे सेक्टर का भी ले सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, अपने कोई बड़ौदा BNP का इनको लगता है दूसरा फंड ले लूं, ओके, डाइवर्सिफाइड फंड ले लिया, गॉट इट, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये है, ये इंटरेस्टिंग हाँ, है। ये दूसरे म्यूचुअल फंड के भी आप उसमें डाल सकते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एग्जिट लोड को लेकर समझने वाली बात। समझो आपने लाख रुपए लगाए, अगर आप 10,000 रुपये तक का रिडम्पशन करते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है। 10% तक का आप कर सकते हैं। ठीक है, 10% से ज़्यादा अगर आपने 1 साल में रिडीम या स्विच कर दिया तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड लेना पड़ेगा। इन्होंने 10% की थोड़ी छूट दी, कभी Conditions apply। पैसा ठीक है इतना सा तो ले लो, ठीक है, ये एक इसकी बड़ी खास बात है। दीप, क्लियर है सर। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, ये क्या आंसर है? ये भी सेम सेक्टोरल फंड है। एनर्जी अपॉर्चुनिटी मतलब एनर्जी सेक्टर में जो मौके मिलेंगे उसमें ये पैसा लगाएगा। 20 फरवरी को बंद हो चुका है, सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है, वापस से आप डाल सकते हैं अगर लेना चाहे तो। आज की जो NAV है उस पर आपको मिल जाएगा। एनर्जी कंपनियों में पैसा लगाएगा, एनर्जी कारोबार से जुड़ी, पावर कंपनी से जुड़ी हुई, पावर कारोबार से जुड़ी हुई दूसरी कंपनियां, फॉर एग्जांपल NTPC पावर बनाती है, तो पावर प्रोड्यूसर के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में PF में भी जा सकते हैं, पावर ग्रिड में जा सकते हैं, पावर फाइनेंसिंग कंपनियों में जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, दोनों तरह के पावर में जा सकते हैं। जो ट्रेडिशनल पावर है जैसे कोल इंडिया वगैरह, इनमें भी जा सकते हैं क्योंकि उनसे मिलती जुलती है। और नए तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी वाले, उसमें भी जा, कोई बोरोसिल रिन्यूएबल हो गया, है ना। ये इस तरह की जो कंपनियां हैं नहीं, जो रिन्यूएबल पावर में है, ट्रेडिशनल और नए पावर, दोनों तरह की पावर कंपनियों में ये पैसा लगा सकते हैं। कितना? 80 से 100% ये लगाएंगे उसमें। दूसरी कंपनियों में 0 से 20%, डेट में भी 0 से 20%, रीट्स और इन्वेट में 10% तक का पैसा आप लगा सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है इसके लिए। कुल मिला के ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है वो इसमें एंट्री और एग्जिट लोड दोनों नहीं है। ये बड़े फायदे की बात, बढ़िया बात है। चलिए, तो जो एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ है उसको ये फंड कैप्चर कर एनर्जी सेक्टर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंड है दीप, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में बड़ा एक्शन हो रहा है। ज़्यादातर सरकारी कंपनियां हैं और दोनों में ही है, जो ट्रेडिशनल पावर वाली कंपनियां हैं और जो नई रिन्यूएबल पावर वाली कंपनियां, दोनों में बाजार का पूरा इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर भी एक्शन भरपूर है। ठीक है सर। चलिए, फोकस्ड फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स की तो हमने बात कर ली। अब कुछ बेहतरीन इंडेक्स फंड्स भी हैं जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले ICICI प्रू का निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो रही हैं, जरा बताएं सर इसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग और ध्यान से सुना। पैसिव फंड, एक तो मतलब ये है पैसिव फंड, इसका NFO 7 मार्च को बंद होगा, अभी भी खुला हुआ है आपके पास टाइम में पैसा लगाने का। अभी किस पे पैसा डालता है?
ये टॉप 250 शेयर मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 250 स्टॉक्स Top में 250 पैसा लगाएगा। ओके। कैसे? 50% पैसा तो जीत जाएगा टॉप निफ्टी के 100 स्टॉक्स में। ओके एनएससी में जो टॉप 100 स्टॉक्स है उसमें 50%। ठीक है। क्लियर है? 101 से 150 250 तक के जो बाकी बचे 150 स्टॉक है उनमें 50%। ओके ठीक है? 50 निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में 50% जाएगा, निफ्टी 100 इंडेक्स में 50% जाएगा। और कितना जाएगा? सेम प्रोपोर्शन में, अच्छा जिसमें हर एक चीज, जैसे अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स में पैसा डालो 50 स्टॉक है, जिसका जितना वेटेज है उतना चले जाता है। करेक्ट। सिमिलरली इसमें भी निफ्टी 100 में जितना वेटेज है उतना जाएगा, निफ्टी 101 से 250 तक का जितना वेटेज है उतना सिंपल जाएगा। तो ये सारे 250 शेयर्स में इसका निवेश सारे होगा, 250 जो भी शेयर में ब्रेकअप है उसी प्रोपोर्शन में जाएगा। ओके। इसके पोर्टफोलियो में हमेशा 250 शेयर दिखेंगे। 250 शेयर देखेंगे। वो अच्छा। जो निफ्टी 100 और निफ्टी 150 में शामिल होते हैं, ये टोटल 250 शेयर वाला 50 लार्ज मिड कैप निफ्टी 250 इंडेक्स है। एंट्री लोड 0, एग्जिट लोड 0। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो बजाय इसके कि आपको ये लगे कौन सा लार्ज कैप खरीदूँ, कौन सा मिड कैप खरीदूँ, कुछ क्या खरीदूँ, टॉप 250 शेयरों का एक पोर्टफोलियो आपको बने। बाजार के टॉप बेस्ट, मतलब मार्केट कैप के लिहाज से परफॉर्मेंस नहीं, जो 250 शेयर है उसमें आप इसमें पैसे मिक्स करके बना देगा। बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही एक ये है मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF फंड ऑफ फंड। बहुत सारे लंबा नाम है, इसको थोड़ा ब्रेकअप करें सर। हाँ ब्रेकअप कर। पहले तो आज तो 28 फरवरी को बंद हो चुका है, अब खुला हुआ है, आप खरीद सकते हैं इसको। ये कैसे लगाता है जी। ये निफ्टी स्मॉल कैप और मोमेंटम क्वालिटी के ETF में पैसा लगाता है, और साथ में उनका जो फंड ऑफ फंड है उसमें पैसा लगाएगा। अगर ये दोनों तरीके से उसको फीड करता है बेसिकली। सो क्या है, अगर आपको स्मॉल कैप शेयर खरीदने हैं, मोमेंटम क्वालिटी वाले ETF खरीदने हैं, तो ये फंड आपके लिए परफेक्ट है। ये समझ के चलिए। तो और 95 से 100% पैसा इसका इक्विटी में रहेगा, 5% ये जरूर डेट और लिक्विड में करता है। लेकिन इसमें ये एग्जैक्टली इंडेक्स फंड नहीं है, ये इसको फॉलो करता है। हाँ, ये फॉलो करता है। तो इसलिए, और यहाँ पर जरूरी नहीं कि इसी प्रोपोर्शन में आपको स्टॉक्स मिले, इनमें से स्टॉक चुने जाएंगे, ये क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है दीप, एग्जिट लॉट वही है, 3 महीने के भीतर भीतर अगर आप निकालते हैं पैसा तो ½ % लगेगा, और 3 महीने के बाद करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये एग्जैक्ट इंडेक्स को फॉलो करने वाला जरूर है, लेकिन ये एग्जैक्ट इंडेक्स फंड नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। गॉट इट सर। ये इंडेक्स फंड में डालने के लिए आज से ETF में पैसा लग सकता है, मोमेंटम क्वालिटी ETF है उसमें पैसा डाल देगा, लेकिन एग्जैक्ट इंडेक्स फंड नहीं। जी गॉट इट। फाइनल फंड जो है मेरे पास सर, HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये कौन सा फंड है सर? ये 23 फरवरी को बंद हो चुका है दीप फंड। ये भी इक्विटी इंडेक्स फंड है। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह से पैसा लगाता है। कैसे? 95 से 100% इसका पैसा जाएगा आपका निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स में। जो टॉप 200 शेयर हैं बाजार में निफ्टी NSE पर, निफ्टी के जो टॉप 200, उन शेयरों में ये पैसा लगाता है। खाली बचा हुआ 5% अगर इसको लगेगा तो लिक्विड में वगैरह में रखता है, ताकि कभी कोई आ जाएगा। एंट्री एग्जिट लोड इसमें भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आपका एक तरह से इंडेक्स फंड है, और सिमिलरली उसी तरह से पैसा लगाता है जो ये टॉप 200 स्टॉक्स में जो शामिल होते हैं, ये उसमें पैसा लगा देता है। सिंपल सी क्लियर फंड है। हाँ। ठीक है। तो हाँ पूछिए। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा था इंडेक्स फंड में ये पैसिव अब पैसिव और एक्टिव फंड का मैं डिफरेंस बता दूं। अगर आपको लगता है कि फंड मैनेजर पे मुझे कम भरोसा करना है, मैं तो ओवरऑल मार्केट की तेजी के साथ ही रहना चाहता हूं, तो आप पैसिव इंडेक्स फंड ले लीजिए। जो 3 फंड मैंने बताया वो ले सकते हैं। ICICI प्रू लार्ज कैप 250 मिड कैप, मिराई एसेट का, और तीसरा HDFC निफ्टी का। ठीक है, ये 3 फंड जो लास्ट में हमने बताया, तीनों इंडेक्स फंड है, इंडेक्स से रिलेटेड फंड है। तो अगर आपको एकदम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी, तो ये थोड़े सेफ फंड है। रिटर्न भी कम देंगे, लेकिन सेफ्टी कुशन इसमें ज़्यादा है। और अगर इनमें से एक फंड चुनना है कोई, तो वो होगा मेरे लिए ICICI प्रूडेंशियल लार्ज मिड कैप 250 मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी है टॉप 100, मिड कैप भी है, 101 से 250, दोनों का अच्छा मिश्रण हो जाता है। दोनों 50-50% है। तो अगर एक इंडेक्स फंड मुझे इसमें चुनना है, तो मेरे लिए ICICI प्रू निफ्टी लार्ज मिड कैप इंडेक्स फंड। ठीक है। और सारे फंड्स जो हमने आज डिस्कस करे हैं NFOs के लिहाज से, नए फंड्स के फंड, इसमें आपके अगर टॉप चॉइसेस में पूछूं तो वो क्या? 2-3 चीज़ें दीप। एक तो मैं आपको टॉप चॉइस दूंगा मल्टी एसेट फंड में से। ओके। मल्टी एसेट फंड में से आप क्वांटम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चुन कर सकते हैं। उसमें पैसा लगा सकते हैं, जो आपका इक्विटी में भी लगा रहा है, गोल्ड सिल्वर में भी लगा रहा है, डेट में भी लगा रहा है। ओके। ठीक है, ये आपके लिए हो सकता है। अब आइए सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड में मैं 2 फंड लूंगा। एक, मैं IT पर बुलिश हूँ, तो मेरे पास IT में मेरे पास में एक एडलवाइस का टेक्नोलॉजी फंड है। राइट। ठीक है, मैं उसमें लगा सकता हूँ पैसा। और एक और इनोवेशन फंड भी था, बड़ौदा BNP पारेगा, तो मैंने चुना है एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड। ठीक है।
यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि आईटी पर हम बुलिश हैं, तो आईटी सर्विसेज। अब आइए दूसरा सेक्टरल फंड जो मैंने चुना है वो चुना है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। पूछिए क्यों? सरकारी कंपनियों पर हम बुलिश हैं, पावर कंपनियों पर बुलिश है, पावर और सरकारी कंपनियों का एक कॉम्बिनेशन जहाँ मिल सकता है वो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में मिल सकता है। गॉट इट। ये अच्छा है। तो ये एक और फंड है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। तो आप एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, एक अलग अलग एसेट क्लास का आपको बेनिफिट जब लेना है तो उसके लिए हो जाएगा आपका क्वांटम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो आप इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सबको मिल जाएगा। अब आइए इक्विटी में, अगर आपको सिर्फ सेक्टरल फंड लेने हैं, जो थीम आजकल चल रही है जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, आईटी में आपने लिया है एडलवाइज टेक्नोलॉजी फंड, और पावर कंपनियों में आपने ले लिया एसबीआई ऑन एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। अब आइए आप पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं जहां आपको लोड कम लगे, चार्जेस कम लगे और आप आराम से मार्केट पे भरोसा करके करना चाहें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, ये आपके आज की चार। तो अब कई बार जो सारे हमारे दर्शक बोलते हैं कि आप सब बोलते तो जरूर हो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा, स्कीम बताते नहीं है, लेकिन फिर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, कोई भी स्कीम हर इन्वेस्टर के लिए सूट करे जरूरी नहीं। Exactly. तो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ क्या बेस्ट हो सकता है इन जनरल मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से राय जरूर लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद आपको पैसा लगाना चाहिए। अंडरस्टूड सर। और वन टाइम में भी लगा दें और फिर एसआईपी भी शुरू करना चाहे तो वो तो आपके जैसा भी आपकी सुविधा हो। बेस्ट तो यही कि एसआईपी और एसटीपी करते रहें, बट जैसा आपकी सुविधा हो वैसा करिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ तो हम इक्विटी मार्केट्स पर आपकी सलाह लेते हैं, बाजार की डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में कहाँ कुछ नए निवेश के मौके आपके लिए बने हैं कुछ दिनों में, उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। अनिल जी शुक्रिया सलाह देने के लिए निवेशकों को नए फंड्स का फंडा इस खास शो में भी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। जी बिजनेस के साथ जुड़े रहिए।